हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारा एक सीरीज चल रहा है दैट इज एम फॉर एग्रीकल्चर, तो उसके जो आंसर कॉपीज है उसको मैं डेली एक रिव्यू के लिए आप सबके सामने लाता हूँ, जिसको मैं कि आप देख सको कि आंसर कैसे लिखे गए, सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल सके। तो हमारा सीरीज चल रहा है एम फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें कि we have daily answer writing practice and complete tests also, weekly complete tests. So इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, जो अच्छे आंसर्स लग रहे हैं मुझे, तो मैं उनमें से कोई एक आंसर, हालांकि काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, पर क्योंकि डिस्कस करने के लिए कोई एक आंसर मैं सेलेक्ट करके आप सबके सामने दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया लग पाए कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और बच्चे कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, सो दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। तो ये डे 5 के आंसर्स हैं, डे 4 तक के मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो जा करके, वो मिल जाएंगे मेरे चैनल के वीडियोस में, सर्च करोगे तो। और ये रही डे 5 की आंसर राइटिंग। तो डे 5 का पहला क्वेश्चन था, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। क्या क्या फैक्टर्स है जिससे सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। तो देख सकते हो इंट्रोडक्शन में पहले इन्होंने लिखा हुआ है, सॉइल स्ट्रक्चर रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स दैट इज सैंड, स्लिट एंड क्ले। और यहाँ पे इन्होंने एज पर एफएओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ भी डिफिनेशंस वगैरह लिख रहे हो, अगर आप सोर्स लिख देते हो, कोई फैक्ट्स लिख रहे हो, तो कोई सोर्स लिख देते हो, तो वो आपकी आंसर्स को इनहेंस इतना ज्यादा कर देता है कि आपकी मान के चलो, अगर ये नहीं रहता, हो सकता है एग्जाम्पल आपने फैक्ट्स नहीं लिखे हुए, अगर एग्जामिनर आपको 6 दे रहा है, विद फैक्ट्स ही कैन गिव यू 7, तो थोड़ी सी आपकी आंसर्स भी इनहेंस हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, प्लस यू गेट गुड मार्क्स। सो प्लीज, अगर आप कहीं भी फैक्ट्स डाल रहे हो या कुछ भी डिफिनेशन वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप उसमें सोर्स लिख दो तो इट इनहेंसेस योर आंसर्स। उसके बाद इन्होंने देखो एक फैक्टर्स करके अच्छे से एक बना दिया, बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसके बाद सबको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर को एक्सप्लेन किया हुआ, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर हैज ए रोल इन सॉइल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरह से पंजाब में वाटर इंक्रीज्ड, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज्ड एग्रीगेट स्टेबिलिटी बाय 15 से 20%। तो अच्छी एग्जांपल्स का भी यूज किया हुआ है। सॉइल बायोलॉजी इज अनदर थिंग, जो अर्थ फॉर्म्स प्रेजेंट है सॉइल में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंजाई प्रेजेंट है, ऑल हैव देयर रोल्स इन सॉइल स्ट्रक्चर। क्रॉप रोटेशन को भी, यस, क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप हैव देयर रोल्स। और फिजिकल फैक्टर्स में देखो सॉइल टेक्सचर, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल, सॉरी क्लाइमेट एंड वेदर, सबको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो हाउ द स्टूडेंट हैज अप्रोच्ड द आंसर। फिर देखो केमिकल फैक्टर्स में सॉइल पीएच, सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल अमेंडमेंट्स, सबको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब क्रिस्प पॉइंट को रखा है, कंसाइज रखा है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन था तो बहुत ज्यादा आप लिख नहीं सकते हो, इसलिए जितना ज्यादा ये फास्ट भी गए और पॉइंट्स को क्रिस्प भी रखा है, एग्जाम्पल्स का भी यूज किया, दैट इज वेरी गुड। आपको देखिए सिंपल से एक मैनेजमेंट को भी डाल दिया कि टिलेज में नो टिलेज, रिड्यूस टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज, यहाँ पे कंजर्वेशन टिलेज का भी यूज कर सकते हो आप। कन्वेंशनल टिलेज से हालांकि उतना मैनेज नहीं होगा, पर ठीक है, चलेगा, आंसर में थोड़ी मिस्टेक्स भी चलती है। इरिगेशन, जैसे कि इरिगेशन हो गया, मॉइस्चर प्रेजेंस साउथ सॉइल में कितना होता है, उन सब पे भी स्ट्रक्चर डिपेंड है, तो वो सबसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, अच्छा टेबल बनाया था इन्होंने, कंक्लूड भी अच्छे से किया था। ठीक है, तो यू कैन रीड दीज आंसर्स बाय पॉज करके, आप इस आंसर को रीड कर सकते हो। इन पॉइंट्स को मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड रीड द आंसर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वीड कंपटीशन। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा हुआ है किस तरह से क्रॉप वीड कम्पीट करती है एक दूसरे से फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज प्लांट डेंसिटी एंड कैनोपी क्लोजर। अगर मान के चलो प्लांट की डेंसिटी जो है वीड से कम हो गई, तो ऑब्वियसली वीड विल डोमिनेट, और अगर प्लांट की डेंसिटी वीड से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली द क्रॉप प्लांट कैन डोमिनेट। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ, वीट प्लांट विथ हाई डेंसिटी रिड्यूसेस वीड, ऑब्वियसली बिकॉज इट विल डोमिनेट। उसके बाद क्रॉप ग्रोथ रेट कितना है, व्हाट इज इट। अगर आप क्रॉप ग्रोथ रेट प्लस वीट ग्रोथ रेट देखोगे, जिसकी ग्रोथ रेट हाइयर रहेगी ऑब्वियसली इट विल ओवरकम द अदर। ओके, उसके बाद क्रॉप फेनोलॉजी, टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग, सब कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी जैसे सोयाबीन का दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है,
क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी है या फिर जो भी वाटर अवेबिलिटी है सब इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, मानसून वगैरह, कब क्रॉप लगा रहे हो आप, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो टाइमिंग ऑफ सोइंग, कि आप जब आप सो कर रहे हो वहाँ पे वीट का ग्रोथ कैसा है। तो ये सारी चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उन्होंने लिखा हुआ है, सच एज वीड सीड बैंक, ठीक है, हायर डेंसिटी ऑफ वायबल वीड सीड इन द सॉइल सीड बैंक रिक्वायर मोर इंटेंसिव मैनेजमेंट, क्योंकि अगर अधिक सीड्स रहेंगे सॉइल में वीट की तो ऑब्वियसली मोर वीड्स विल ग्रो। तो सिंपल पॉइंट्स को ही अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने, दैट इज वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ है जिससे क्रॉप वीड कंपटीशन में इम्पैक्ट पड़ते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच डिफाइन क्रॉप वीड कंपटीशन, कि कौन अधिक आगे जाएगा, अदर क्रॉप्स और अदर वुड्स। एंड ओवरऑल ए गुड कंक्लूजन दैट 5 से 30% जो है यील्ड लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ वीड। देखिए यहाँ भी सोर्स लिख दिया, इट इनहैंसेस योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटेरोसिस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसिस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। देखो सिंपल भाषा में क्या होता है हेटेरोसिस? हेटेरोसिस इज दैट ऑफ स्प्रिंग विच इज बेटर देन बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। अगर मान के चलो पेरेंट्स कुछ 15 टन, ये 2 पेरेंट्स है, ये 15 टन यील्ड कर रहे हैं, ये भी 20 टन यील्ड कर रहे हैं, तो हेटेरोसिस ऑफ स्प्रिंग होगा, सॉरी मैं उल्टा रो रोकना दिया, ये इन दोनों से आउट परफॉर्म कर देगा, इन दोनों को। the heterosis is an offspring which will outperform both of its parents। इससे सिंपल डेफिनेशन हेटेरोसिस का नहीं करता है। तो इसमें वही लिखा हुआ दैट इज डिफाइंड एज सुपीरियरिटी ऑफ वन हाइब्रिड ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इट वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज सुलगुड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बना के अभी एग्जांपल लिखा हुआ है किस तरह से इट विल आउट परफॉर्म, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है, किस तरह से मैंने अप्रोच किया। अब देखो क्या क्या इसकी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ, क्या क्या एप्लीकेशंस राइस में, क्योंकि देखो उन्होंने वैरायटीज को भी मेंशन किया होता है, दैट इज वेरी गुड, वेरी फाइन आंसर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है वैरायटीज को याद रखना, मेंशन करना, बट एज ही हैज डन इट सो इट इज वेल रिटन। उसके बाद राइस में क्या क्या काम है, ठीक है, राइस में जो वैरायटीज है, यील्ड एडवांटेज, रेसिस्टेंट टू डिजीजेज, मेज में भी देखो इंक्रीज्ड यील्ड, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इंक्रीज वैरायटीज को फिर यहाँ मेंशन किया हुआ, दैट इज DHM 117। उसका सोरगम में देखो हायर यील्ड, बेटर यील्ड वैरायटीज को मेंशन किया हुआ है, सोर्स भी मेंशन किया हुआ है इस पर IIMR, तो दैट इज अ वेरी गुड आंसर। सनफ्लावर में फिर इंक्रीज यील्ड, ऑयल कंटेंट, एंड अगेन वैरायटीज आर मेंशनड। कॉटन में भी फिर क्या क्या ये कर सकते हैं, वैरायटीज आर मेंशनड। टोमेटो में फिर वही वैरायटीज मेंशन, तो ए वेरी गुड आंसर। अदर एप्लीकेशंस भी कुछ कुछ लिख दिया उन्होंने, जैसे रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इंक्रीज करता है, साइज को इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर में, ठीक है, फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी को इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल टोमेटो में एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस, बिकॉज क्योंकि ये हाइब्रिड विगर है। तो यहाँ पे क्या होगी कि जेनेटिक जो देयर विल बी डाइवर्स जेनेटिक बेस जो है वो क्या होगी, डाइवर्स होगी, हेंस इट विल बी nicely adapting to extreme climates, higher growth rate, increase in plant parts, ठीक है, ये सारी चीजें हैं लिखा हुआ। फिर अच्छे से कंक्लूजन को ये कर दिया है, ठीक है। रिसर्च, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट कैन एड्रेस द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो भी चैलेंजेस हैं उनको हेटेरोसिस अच्छे से उनको मैनेज कर सकता है, एंड इट कुड बी वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स। दैट इज द आंसर्स ऑफ डे 5 एंड वेरी वेल रिटन आंसर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरह से अप्रोच करना है। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर करके आंसर्स को पढ़ भी सकते हो, किस तरह से स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया हुआ है और किस तरह से आप भी अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। रेगुलर बेसिस में से वीडियोस को बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।